स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज की हमारी टॉपिक होने वाली है वायु, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक मानव जीवन का या फिर एक जीव का इस वायु का, उसकी लाइफ में वायु का क्या महत्व है, आज इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, आगे बढ़ते हैं हमारी अपनी टॉपिक की ओर। वायु जो है कि हमारी पृथ्वी चारों तरफ से घनी जो चादर से घिरी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है चारों ओर वायु से घिरी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल अगर ना हो तो क्या मानव जीवन संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। यह जो मानव जीवन है, इसके जीवन में जो वायुमंडल है इतना इम्पोर्टेंस है कि इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, वायुमंडल क्या करता है, उन हानिकारक किरणों को, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है, उन किरणों को अवशोषित करता है। और जो किरणें आती हैं सूर्य से, उनसे हमारी रक्षा करता है। यह एक चादर के रूप में काम करता है, जिस कारण जो हमारी जो सूर्य से आने वाली गर्मी होती है उसको यह रोकने का काम करता है। और अगर यही वायुमंडल ना रहे तो ये जो आने वाला सूर्य की किरणें हैं इतना डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और बहुत अधिक तापमान आपको देखने को मिल जाएगा पृथ्वी पर। अगर यही वायुमंडल ना रहे तो रात के समय आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी पृथ्वी इतना ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि यहाँ पे मानव जीवन की फिर भी कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि दिन के समय में अत्यधिक तापमान बढ़ जाएगा, रात के समय में अत्यधिक तापमान कम हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगर बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह जो है पृथ्वी पर जो विकृत ऊष्मा है उसको रोक के रखती है, जिस कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसके अभाव में अगर धरती, आप जानते होंगे कि जो हमारी धरती है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, उसका औसतन जो तापमान होता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो इसका तापमान है हमारी पृथ्वी का इतना बना रहता है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दें तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर यह कार्बन डाई अगर हट जाती है तो हमारी जो धरती इतनी ठंडी पड़ जाएगी कि -15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें चला जाएगा। यानी कि यह बर्फ़ की अवस्था में पहुंच जाएगी। जीरो डिग्री सेल्सियस पे तो आप जानते होंगे कि कोई भी जो लिक्विड होता है वह बर्फ़ की फॉर्म में बदलता है। और -15 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं तो यानी कि इससे भी ज़्यादा वो ठंडा कोल्ड हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ आपको देखने को मिल जाएगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि हमारे धरती पर संतुलन बनाए हुए है। हमारे जो धरती का तापमान है वह संतुलित किए हुए है। लेकिन जो मानव द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि फैक्ट्री बनाई जा रही है और विभिन्न प्रकार के कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, स्टील प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन सब से जो निकलने वाले जो तापमान है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो इनसे जो धुएं हैं, इन सब के कारण क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी का तापमान है अत्यधिक बढ़ रहा है। यहाँ पे ऊष्मा की अधिकता हो जाती है, जिसको हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस तापमान वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश हैं, आप देख सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ध्रुवीय एरिया ये है, ठीक है, यह भी ध्रुवीय एरिया है। जब इनमें तापमान की अधिकता होती है पृथ्वी पर तो क्या होते हैं कि जो बर्फ़ पे, जो ध्रुवों पे जो बर्फ़ जमी हुई है, इनमें सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी। जब अधिक पड़ेंगी तो यह क्या होगा कि जो बर्फ़ें हैं यह पिघलना शुरू हो जाएंगी। जब यह पिघलेंगी तो आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा महासागरीय एरिया है, इनमें जो जल जो है, जो ध्रुवों पर जल स्थित है, वह नदियों के माध्यम से इस सागरों में जाके मिलेगा। इस सागरों में जब मिलेगा तो इसका जो आपको देखने को मिल जाएगा महासागरीय जो जल है, इनमें वृद्धि पाई जाएगी। यानी कि इनमें और अधिक जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जब जलीय स्तर बढ़ जाएगा तो जो तटीय यानी कोस्टल एरिया वाले जो क्षेत्र हैं, देश हैं, उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या समस्या आएगी, बाढ़ की समस्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, भारत का ये वाला एरिया कोस्टल एरिया है। आप तो जानते होंगे ना कि ये वाला, इसके बगल में अरब सागर है, इसके बगल में बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है, हिंद महासागर है। जैसे ही समुद्र स्तर जो है बढ़ा, समुद्र स्तर का अरब वाला क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, इसका जैसे ही समुद्री स्तर बढ़ा तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है,
कर्नाटक है, इधर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस प्रकार के उड़ीसा, इस तरह के जो हमारे स्टेट हैं यहाँ पे स्थित है। यही कल्पना आप कर सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में, मतलब दुनिया के देशों में। तो जब स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइड वाले जो स्टेट हैं यहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इतना ही नहीं, बाढ़ की समस्या तो उत्पन्न हुई, लेकिन यहाँ पे जो जलीय जीव हैं, समुद्रों में जो निवास करते हैं जीव हुए, पादप हुए, उनको भी एक समस्या देखने को मिल जाएगी। उनमें जैव विविधता, जो जैव विविधता है उनमें भी आपको देखने को समस्या मिलेगी। क्यों, कैसे, हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप इस प्रकार समझिए कि जो हमारा जो हमारा महासागर है, महासागर में कुछ एक निश्चित तापमान है, ठीक है। जो उस महासागर का जो जलीय क्षेत्र है, जो जल है, लवड़ी है, ठीक है, इतनी बात तो सही है। जो अब जो ग्लेशियर से, यानी कि जो बर्फ़ पिघल के आ रही है, उसका क्या है, वह एक स्वच्छ पानी है, उनमें साल्ट की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे ही वह हमारे महासागर में आता है तो ये वाला क्षेत्र तो लवड़ी है, और ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, जो जल आ रहा है, वह क्या है, एक स्वच्छ जल है। जैसे इसमें आके मिलेगा तो इनमें क्या है, लवण की मात्रा कम होगी। तो लवण की मात्रा कम होगी तो इनमें जो जीव रहते हैं, जो पादप रहते हैं, इनका एक संतुलन बना हुआ है कि ये इतने ही लवण वाले क्षेत्र में रह सकते हैं, इनका जीवन इसी से चल रहा है। लेकिन जब इनमें बदलाव कुछ आएगा तो क्या होगा, वे सह पाएंगे, उनका जीवन संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो उनमें असंतुलन देखने को मिलेगा। तो जब असंतुलन मिलेगा देखने को, तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। केवल जीव का ही नहीं बल्कि पादप भी ऐसे पाए जाते हैं जिनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। वे अपने उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, जिस कारण वहाँ पे अधिक समस्या देखने को मिल जाएगी। तो हमारे द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं, इससे न केवल मानव बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे भी प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए इनको, जो मानव जीवन है, जो मानव है, उनको अपने क्रियाकलापों पर थोड़ा लिमिटेशन लगानी होगी। आइए देखते हैं इसके बाद आगे क्या कहता है। तो वायुमंडल का संघटक बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो जो हमारी वायुमंडल है, इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें कहने का मतलब है, आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा नाइट्रोजन है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन है और जो हमारा ऑक्सीजन है, ये दो गैसें इतनी मात्रा में पाई जाती हैं, जो हमारे वायुमंडल है इतनी मात्रा में पाई जाते हैं कि लगभग 99% क्या होता है, इन्हीं की मात्रा होती है। कैसे? जो हमारा ऑक्सीजन है लगभग 21% पाया जाता है, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितना पाया जाता है, 78%। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 99% हो जाता है। केवल यही दो गैसें जिनमें हमारा जो वायुमंडल है, इन्हीं दोनों गैसों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और बचा 1%, तो 1% पे अन्य गैसें आती हैं। इसमें आपको वो देखने को मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हीलियम हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है हमारे वायुमंडल में? 0.003%। परंतु अब यहाँ पे अब इसका डाटा चेंज हुआ है, आपको देखने को अभी नहीं मिलेगा, मतलब बुक में, लेकिन रिपोर्ट में अब आती है कि इसकी मात्रा बढ़ गई है, 0.04% हो गई है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 1% पे ओजोन गैस, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब भी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वायुमंडल है, इसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इनमें एक गैस है ऑक्सीजन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मानव जीवन कहें या फिर जीव कहें, जो जीव होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ पौधे होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, और सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल और ये क्लोरोफिल, इन सब से मिलाकर जो अपना भोजन बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। जब भोजन बनाते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लिए, भोजन बनाए, और उसके बाद वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, और उनके द्वारा जो ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है वह मानव ग्रहण करता है। मानव या फिर जीव ऑक्सीजन जो है ग्रहण करता है। इस प्रकार इनमें संतुलन बनाए रखता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इस प्रकार इनका इम्पोर्टेंस बना रहता है। और जो बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का भी अपना एक महत्व होता है। वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो हम जब सांस लेते हैं
तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की गैसें भी जाती हैं हमारे अंदर, लेकिन हम उसको निकाल देते हैं। परंतु जो पौधे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जीवन में उनके लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वह सांस के रूप में तो नहीं, मतलब भोजन के रूप में तो नहीं करते हैं, लेकिन वह सीधे नहीं लेते हैं। वह क्या करते हैं, जो हमारा मिट्टी है, मिट्टी में पाई जाती है विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनमें पाई जाती है नाइट्रोजन भी, ठीक है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है। और यह क्या करते हैं पौधे कि पौधों के जड़ों के द्वारा ये जो जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर वह अपना स्वरूप बदल देते हैं। क्या करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पौधे होते हैं तो पौधों में के जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, तो वह वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं, जो कि मिट्टी में उपस्थित होता है नाइट्रोजन, जब उसको लेते हैं और वह क्या करते हैं पौधों की तरफ पौधों को प्रदान करते हैं। कौन, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के द्वारा यह जो नाइट्रोजन होता है यह पौधों की तरफ पौधों को प्राप्त होता है। इसके कारण वह पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं अपनी। तो आप इस प्रकार जो गैसें हैं उनका महत्व समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तो महत्ता को बता दिया, लेकिन जो मानव है, मानव क्या कर रहा है कि कोयला जला के, ईंधन को जला के जो है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। ये वायुमंडल प्रति वर्ष लगभग करोड़ टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी करते हैं। कौन करता है, तो जो हम कोयला जलाते हैं, खनिज तेल जलाते हैं, जो ईंधन है, कारखाना, जो फैक्ट्रियां हैं, आपको देखने को मिल जाएगा स्टील प्लांट है, इन सब से जो धुएं निकलते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती, क्या करती हैं कि जो वायुमंडल है इनमें क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही मात्रा में बढ़ा रहे हैं, प्रति वर्ष करोड़ों टन। आप कल्पना कर सकते हैं इसकी। परिणाम स्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ आयतन है पृथ्वी के मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे कि किस प्रकार मानव एक जलवायु की समस्याओं से गुजर रहा है। वहाँ पे उसको कितनी प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही, जैसा कि आपको हमने एक बताया कि जैसे कि जो पहाड़ों पे ग्लेशियर है किस प्रकार पिघल कर वह मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जो ग्लेशियर है, जहाँ के बर्फ़ पिघल रही हैं, ये तो पिघल गए, लेकिन आने वाले में यहाँ जो समुद्र जल स्तर बड़ा ठीक है, लेकिन आने वाले समय में पानी की कमी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर हैं जो पिघल चुके हैं, यहाँ का जो बर्फ़ है वह जाके महासागरों में स्थापित हो चुका है। अब यहाँ पे ग्लेशियर की जो बर्फ़ है यहाँ पे कमी पाई गई। जब कमी पाई गई तो जब यहाँ पे रहेगा नहीं तो नदियों में जल की कमी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक फैक्ट है। तो फैक्ट क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह वायु चक्र के बारे में बताया है कि बोल रहा है कि जब वायु गर्म होती है, तो जब वायु गर्म होगी, मान ले कोई वायु है, जब इसको हम हीट करेंगे या फिर गर्म होती है तो क्या करती है, फैलती है। जब फैलेगी तो ये ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठी, ठीक है, ऊपर चली गई, इसका नीचे वाला स्थान खाली हो गया और इसके आसपास के जो ठंडे हवाएं हैं आके इसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं। पुनः ये वाली हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद यह ऊपर चली जाती है, पुनः जो साइड वाली जो ठंडी हवाएं हैं इसका स्थान लेकर ग्रहण कर लेती हैं। इसको कहते हैं वायु चक्र। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर में कटिंग है आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी समस्या किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आता है वायुमंडल की संरचना। पिछली क्लासों में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है टॉपिक तो हमें इससे चर्चा करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जो हमारा वायुमंडल है यह 5 परतों में विभाजित है। कितने परतों में? 5 परतों में, जिसका आरंभ होता है क्षोभ मंडल से। अगर हम नीचे से देखें तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है संताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये 5 प्रकार की वायुमंडल आपको 5 प्रकार के मंडल दिखाई देखने को मिल रही हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में समझते हैं कि क्या है इनकी विशेषताएं और किस प्रकार यह
इनकी विशेषताएं जो हैं किस प्रकार ये व्यवस्थित क्रम में हुई व्यवस्थित क्रम में स्थापित हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह परत जो होती है वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है इसकी क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर है। ठीक है, 13 किलोमीटर है। परंतु अगर हम बात करें, यहाँ पे फिगर में देखिए, परंतु अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पे इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर। कितनी है, 18 किलोमीटर। अगर हम ध्रुव पे इसकी बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर। आप पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों, तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि जो हमारा विषुवत रेखा है, मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है, जब विषुवत रेखा पे जो हवाएं हैं, गैसें हैं, यह गर्म होंगे। गर्म होने के कारण क्या करेंगी, ऊपर उठेंगे। ऊपर उठेंगे तो यह ऊपर चली गई। ऊपर उठने के कारण क्या होगा, यह परतें जो हैं आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देखने को मिलेगी। मतलब इनका विस्तार, इनके बीच का जो विस्तार है, इनका एरिया है, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 18 किलोमीटर। अब जो ध्रुवों पे हैं, ध्रुव क्या है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो गैसें हैं ठंडी अवस्था में है। अधिक ठंडे होने के कारण क्या होती है, ठंडे होने का गुण क्या है, वह हवाएं नीचे की तरफ अवतलित होती हैं। तो जब ध्रुवों पर जो हवाएं हैं नीचे की तरफ अवतलित होंगे तो इनके बीच का जो विस्तार है आपको कम देखने को मिलेगा। तो यह विस्तार लगभग 8 किलोमीटर है। कुछ इसी प्रकार इनकी अवस्थिति है। तो इसका मेन रीज़न यही है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर हमने बता दिया। यह जो यह मंडल है, इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं और विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं, मौसमी परिवर्तन होती हैं, ये सब जो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं सेम इसी वाले मंडल में आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलेगा जो बादल होते हैं जिससे वर्षा होती है, यह बादल इसी मंडल में पाए जाते हैं। किस वाले में, तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। आपको और देखने को मिलेगा जो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा तापमान में कमी आने लगती है। तापमान में कमी आने लगती है कैसे, ऊपर की ऊंचाई की तरफ जब जाएंगे तो तापमान में कमी आने लगती है। क्यों ये तापमान में कमी आने लगती है, इसका सीधा सा कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है वह पृथ्वी पार्थिव विकिरण जैसी घटना करती हैं। पार्थिव विकिरण क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी में है उष्मा रिलीज करती हैं। तो जो उष्मा रिलीज करेंगे तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वह अत्यधिक गर्म होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारी पृथ्वी का जो उष्मा है ऊपर की तरफ तो कम होगा और उसके पास वाला है में ज़्यादा होगा ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उनमें उष्मा उसकी कमी देखने को आपको मिल जाएगी। तो इसी कारण जो होता है कि वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनमें आपको देखने को मिलेगा कि तापमान में कमी आती है। उसके बाद आता है आपका संताप मंडल। अब संताप मंडल में हम आगे पढ़ लेते हैं क्या है। तो संताप मंडल का जो विस्तार है लगभग 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। यह क्षोभ मंडल के सीधे ऊपर, मतलब इस क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। इनमें बादल की संभावना तो कम पाई जाती है, जैसे कि जो हमारा वाष्प है जब ऊपर की तरफ कभी कभी होता है ना कि कुछ वाष्प जो होते हैं ऊपर भी पहुंच जाते हैं। ऊपर कहने का अर्थात है संताप मंडल में। और वहाँ पे जब धूल कण थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, जब उन पे इनकी मात्रा जब धूल कणों पे जलवाष्प जो इकट्ठा होगी तो क्या करेंगे, बादल का निर्माण करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे बादल बनते हैं इनसे वर्षा नहीं होती है, मतलब नाम मात्र का बादल बनता है, जिसको इसका भी एक नाम होता है, इसको मुक्ताभि मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्ताभि मेघ। मुक्ताभि मेघ संताप मंडल में बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि जो हमारा क्षोभ मंडल है इनमें विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं यह घटित होती रहती हैं, जैसे कि वायुमंडलीय विक्षोभ हुआ, मौसमी परिवर्तन हुआ, जेट स्ट्रीम हुआ, इस तरह की घटनाएं और मौसमी परिवर्तन हुआ, इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन जो संताप मंडल है इस प्रकार की कोई घटनाएं इस मंडल में नहीं घटती हैं। इस कारण जो हवाई जहाज़ होते हैं इनको यहाँ पे उड़ने के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा हो जाती है। किस वाले मंडल में, तो संताप मंडल में यहाँ पे।
तो यहाँ पे आसानी से उड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं। तो यह क्या होती है। और इसी वाले मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारी ओजोन गैस भी पाई जाती है, जिसका लगभग 24 से लेके 40 किलोमीटर तक, कितना 24 से लेके 40 किलोमीटर तक जो हमारा जो हमारा ओजोन गैस है, ये इसका विस्तार पाया जाता है। यह ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन और प्लस एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जिसको हम नवजात ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इनके साथ मिलके क्या बनाती हैं, तो ओजोन गैस बनता है। कैसे? ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन के साथ मिलके जो ओजोन गैस है यानी कि O3 बनता है, प्लस इसके साथ यह क्या करती हैं, ऊष्मा रिलीज करती हैं। इस कारण आपको देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा संताप मंडल है, यह जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका तापमान वृद्धि हो रहा। क्यों वृद्धि हो रहा? क्योंकि यह जो हमारा ओजोन गैस बन रहा है, ओजोन मंडल जो बना है, इससे से तो आपको देखने को मिलेगा ऊष्मा रिलीज कर रही है, प्लस आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जो ओजोन परत है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। जब यह अवशोषित करेगा तो इनमें कुछ ऊष्मा को भी अवशोषित करेगा। तो जब यह ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो क्या होगा, इसका तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में जब वृद्धि होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका भी तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि जो यह मंडल है, इनमें दो तरह से आपको तापमान वृद्धि देखने को मिला। एक तो जो हमारा ओजोन मंडल बन रहा है, ओजोन गैस बन रही है, इसके साथ एक ऊष्मा रिलीज हो रही है, प्लस जो ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ ऊष्मा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी उत्पन्न हो रही है। तो यानी कि इस ऊष्मा के कारण इसका जो तापमान है, इसमें वृद्धि हो रहा है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल का जो विस्तार है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे पूछेंगे ये संताप सीमा क्या है, तो ये संताप सीमा इन संताप सीमा और संताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमाएं हैं। यहाँ पे स्थिति जो है यहाँ पे सम होती है, मतलब कि यहाँ पे कोई परिवर्तन, आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, संताप सीमा बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि मध्य मंडल जो होता है, यह वायुमंडल की तीसरी लेयर है। संताप मंडल के बाद यह आती है कौन, मध्य मंडल। यह तीसरी लेयर है और यह लगभग, इसका हमने विस्तार आपको बताया कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर इस उल्कापिंड कभी कभी इस परत में भी आके जल जाते हैं, आपको देखने को मिला होगा। और कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से कभी कभी जो जलवाष्प होते हैं यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। और जो ब्रह्मांड के धूल कण होते हैं, इनके मिलने से भी बादल बन जाते हैं। और जो बादल बनते हैं इसको बोलते हैं निशादीप्त बादल। कौन सा बादल? निशादीप्त बादल, निशादीप्त बादल। ठीक है, और जो ये बादल होते हैं ये वर्षा नहीं कराते हैं। तो केवल जो कौन सा बादल वर्षा कराता है, जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, वही बादल जो वर्षा कराता है। बाकी जो हमने आपको बताया कि संताप मंडल और मध्य मंडल, इनमें जो बादल बनते हैं इनसे वर्षा नहीं होती है। उसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल। यहाँ पे जो बाह्य मंडल है, वायुमंडल है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आपको एक चीज़ बता दूं, हमने बताना भूल गए कि जो हमारा मध्य मंडल है, इनका तापमान जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं हम ना, बहुत ही कमी देखने को मिलती है। आप इस प्रकार फिगर में देखिए, ये ऐसे जा रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार तापमान में कमी हो रही है। डायरेक्ट सीधा जाने पे तापमान डायरेक्ट कम हो रहा है। यह तापमान इतना कम हो जाता है ना कि जो यहाँ का तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। कितना? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह जो सीमा होती है, मध्य सीमा को न्यूनतम तापमान की सीमा कहते हैं। इनके बीच भी एक सीमा पाई जाती है, यहाँ पे देखिए मध्य सीमा। यहाँ पे इसका तापमान इतना कम हो जाता है कि यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे न्यूनतम तापमान है इसका। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो हमारा बाह्य वायुमंडल है, इनमें
तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनमें आयनीकृत पदार्थ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, इस प्रकार के आयनीकृत आपको पदार्थ देखने को मिल जाएगा, तत्व मिल जाएगा, जो कि चुंबकीय मंडल में और सौर विकिरण का प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ पे होता है। इनका विस्तार लगभग 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला होता है, जहाँ पे रेडियो संचार और इस प्रकार इसका उपयोग होता है। इन्हीं में रेडियो संचार आपको देखने को मिलेगा, और जो कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें जो होती हैं पुनः पृथ्वी पे परावर्तित यहीं से होती हैं। अगर यही जो यहाँ पे जो हमने रेडियो तरंगें जो सैटेलाइट हमने ऊपर वहाँ पे भेजी है, इन्हीं के कारण जो होता है, क्या होता है कि जो रेडियो तरंगे हैं यहाँ से हम इनका प्रसारण दे सकते हैं, और जो टीवी होता है उनमें जो भी हमने प्रसारण देखते हैं यह इन्हीं के कारण संभव होता है। उसके बाद आता है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत देखने को मिलेगी। यह वायुमंडल की परत पतली परत होती है, जहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, विभिन्न प्रकार की गैसें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सौर लपट, कॉस्मिक किरण और विभिन्न प्रकार के चुंबकीय जो आंधियाँ, विद्युत चुंबकीय आंधियाँ यहीं पे चलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ अगली टॉपिक हमारी आती है, जिसका नाम है मौसम एवं जलवायु। इसके बारे में भी हमने अच्छे से बात किया था, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं आगे। मौसम क्या होता है? तो मौसम जो होता है वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक अभिव्यक्ति होता है। अल्पकालिक क्या होता है? अल्पकालिक। आप कुछ इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए आज मैच आने वाला है, ठीक है, मैच होने वाला है और आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, इंतज़ार कर रहे होंगे कि वह टाइम अभी आएगी और मैच जो है स्टार्ट होने वाला है। अब पता चला कि कुछ समय पहले, आधा घंटा पहले या फिर उसी टाइम बारिश होने लगी। इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैच का जो आपको देखने को मिलेगा मैच कैंसिल हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि दिन के समय तो आपको देखने को मिलेगा जो मौसम बहुत ही अच्छा था, और उस टाइम आते आते जब मैच का टाइम हुआ तो मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। तो यह जो मौसम क्या हुआ, बार बार परिवर्तित हो रहा है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो मौसम होता है हर पल बदलता रहता है। तो आप इस तरह आप अपने जीवन में देखे होंगे, और आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा, क्योंकि आपका फेवरेट जो मैच है आपको देखने को नहीं मिला। तो इसी प्रकार मौसम को आप इस तरह से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि जो मौसम होता है हर पल बदलता रहता है, इसको हम कहते हैं मौसम। और यह मौसम क्या हो सकता है? मौसम को हम बोल सकते हैं घंटा, दिन, मिनट भी बोल सकते हैं, और सप्ताह भी बोल सकते हैं, महीना भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इनके अंदर वह होते हैं मौसम। लेकिन अगर हम बोलते हैं जलवायु, तो जलवायु क्या होता है? दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं। अब दीर्घकालिक का मतलब क्या है? तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका मानना है कि लगभग 31 वर्ष, जो 31 वर्ष का अंतराल आपको देखने को मिलेगा, ये जो इनके बाद जो घटनाएं घटित होती हैं उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। यानी कि जो इनके बाद जो घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, वह होता है जलवायु परिवर्तन। तो जो जलवायु होता है वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक औसत को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इनमें आपको देखने को मिलेगा कई वर्ष, ठीक है, और कई दशक भी बोल सकते हैं। दशक मतलब 10 वर्ष, और कई दशक, कई शताब्दी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यह जो जलवायु होती है, तो अगर मान लेते हैं हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे जलवायु आज के समय पे कुछ इस प्रकार जलवायु है। तो अगर अमेरिका में बैठे हैं तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की जलवायु होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आज का समय जो जलवायु परिवर्तन से मानव गुजर रहा है, तो क्या है कि ये न केवल भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में इसकी जो समस्याएं देखने को मिल रही है। मतलब ये हर जगह समस्या है। लेकिन बात करते हैं मौसम की, तो मौसम ऐसा नहीं है। मौसम मान लेते हैं हम यहाँ जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, क्या पता चला कि जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो। तो अंतर क्या है कि यह मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, यह इसका मुख्य अंतर है। इनका जो जलवायु होती है इनका
यहाँ पे आप देखिए कि एक फैक्ट लिखा है, बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 अरबवां भाग का 1 भाग ही केवल अर्जित करती है। मतलब कि जो हमारा सूर्य है, मान लेते हैं सूर्य 2 अरब किरणें निकाला, अपने ऊर्जा निकाला अपने यहाँ से, अपने बॉडी से, ठीक है। इस प्रकार आप समझिए कि जो सूर्य है 2 अरब किरणें या फिर ऊर्जा निकाला, और जो हमारी पृथ्वी पर आते आते केवल हमारी जो पृथ्वी है केवल उसका 1 भाग, केवल 2 अरब का केवल 1 भाग ग्रहण कर रही है, फिर भी हमारी पृथ्वी इतनी गर्म है। सोचिए कि अगर यह पूरी जो ऊर्जा है वह डायरेक्ट पूरी हमारी पृथ्वी पे पड़ती तो हमारी पृथ्वी का क्या हाल होता, आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद आता है तापमान। तो तापमान क्या होता है? तापमान बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि जो शीतलता और गर्माहट का हमें महसूस कराए, शीतलता एवं गर्माहट को महसूस कराए, उसको बोलते हैं हम तापमान। और यह तापमान क्या होता है? वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ऋतुओं का अनुसार कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि गर्मी का ऋतु है, कौन सा है? गर्मी का ऋतु है, तो सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, सीधे पड़ती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उष्मा क्या होगी? ज़्यादा होगी। और नीचे वाले में सूर्य की किरणें सीधे ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे सूर्य की मात्रा, जो सूर्य की उष्मा की मात्रा यहाँ पे कम होगी। कम होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे जो गर्माहट है आपको कम देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ यहाँ पे ठंडा और यहाँ पे अधिक गर्म देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऋतुओं के कारण भी जो हम तापमान का अनुभव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आठपन दिया है। आठपन को बेसिकली हम सूर्य तप भी कह सकते हैं। इस सूर्य तप क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरण होती हैं, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं आतपन। क्या बोलते हैं? आतपन। और जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा विषुवत रेखा है इस पर सबसे ज़्यादा होता है सूर्य तप, ठीक है, क्योंकि इस पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस पे ज़्यादा आपको तापमान देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसका जो तापमान होता है कम होता चला जाएगा, यानी कि ध्रुव की तरफ जाने पे तापमान घटता है और विषुवत रेखा की तरफ आने पे तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ मानक दिया है, जैसे कि तापमान जो होता है तापमापी से मापते हैं, और जो वायु दाब होता है उसको वायु दाब मापी से मापते हैं। जो वर्षा होती है वर्षा को वर्षा मापी से मापते हैं। जो पवन की दिशा होती है इसको वात दिक्दर्शी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है कि अगर यहाँ पे देखिए कि यह पृथ्वी का जो तापमान अत्यधिक बढ़ जाए, अगर पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ पे फसलें नहीं उग सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी उर्वरक है वह तो समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी अत्यधिक गर्म हुई, वहाँ पे उससे कोई नमी का अवशेष ही नहीं बचा, तो वहाँ पे क्या बीज उत्पन्न हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा होगा कि जो गांव होते हैं, गांव में तापमान कम होते हैं अपेक्षाकृत जो शहर होते हैं, शहरों में तापमान अधिक देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि जो सड़कें होती हैं वो कंक्रीट से बनी होती है, भवनें भी जो कंक्रीट से बने होते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जो सड़कें बनी होती है क्या करती हैं? रात में ऊष्मा रिलीज करती हैं। ऊष्मा जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा वायुमंडल है वह गर्म होगा। गर्म होने के कारण जो इसका तापमान होता है अत्यधिक बढ़ जाता है, जिस कारण आज की समस्या बनी हुई है जो नगरीय क्षेत्रों में। और जो तापमान यहाँ पे देखिए एक और फैक्ट है, तापमान को मापने के लिए मापने की इकाई जो होती है डिग्री सेल्सियस हुई है, डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो आविष्कार किए थे आपको इनको याद करने में आसानी ही होगी क्योंकि इनसे नाम से रिलेटेड और काम भी उन्होंने किया। जैसा कि जिन्होंने आविष्कार किया उनका नाम था एडर्स सेल्सियस इनका नाम था, और इन्होंने जो खोज किया, जिनका जो आविष्कार किया वह था सेल्सियस, और इन्हीं के नाम से रिलेटेड है। तो इन्होंने इनका खोज किया और इससे से हम क्या करते हैं? तापमान को मापते हैं, और उनमें 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक इनकी पैमाना होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो कोई लिक्विड फॉर्म होता है, जो लिक्विड होता है वह बर्फ़ में परिवर्तित होता है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे जो जल होता है उबलने लगता है।
इनका मानक यही है। उसके बाद आता है हमारा वायु दाब। ये आप देखिए क्या होता है। वायु दाब क्या होता है? वायु के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया दाब, वायु के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया दाब होता है, इसको बोलते हैं वायु दाब। अगर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वायु दाब होता है उसमें कमी आने को मिलती है, देखने को मिलती है। ऊपर की ओर जाने पे वायु दाब कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसका दाब बढ़ता जाता है। किस प्रकार? आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर 10 किताबें रखी हुई हैं, तो हमें भार की अत्यधिक महसूस होगा, ठीक है। हम समतल पे हैं, उसके बाद जैसे हम ऊपर गए तो वहाँ से एक किताब हटा ली गई तो कुछ भार हमें कमी देखने को मिलती है। फिर उसके ऊपर थोड़ा गए तो फिर से एक किताब हटा ली गई, तो आपको इस प्रकार हटाते हुए देखने को मिलेगा कि जो दाब है कमी होती चली जाती है। तो जैसे कि हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के मंडल हैं, वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कई परतें, कई मंडलें हैं जिसे हमने अभी आपको बताया। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये मंडलों में कमी आएगी, इस मंडलों में तो दाब कम होगा। और जब बाहरी दाब कम होगा, आप देखे होंगे कि जो पर्वतारोही होते हैं, या फिर हम बोलें कि जो कभी कभी देखे होंगे कि हवाई जहाज़ में कुछ लोग बैठते हैं, उनके नाक से ब्लड आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हम ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो जो वायुमंडल का बाहरी दाब होता है, मतलब जो बाहर से दाब लग रहा है हमारे ऊपर, वह दाब कम हुआ, लेकिन जो हमारा दाब होता है हम भी उतना ही अपने अंदर से उतना ही दाब लगा रहे हैं ना। तो हम बाहर से अंदर से तो बहुत ज़्यादा दाब लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वह क्या होता है कि उनका दाब कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उनका दाब तो बहुत कम हो जाता है और हमारा दाब अधिक हो जाता है। तो हम अंदर की तरफ अंदर से बाहर की तरफ किसी चीज़ को धक्का अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, वह बाहर की तरफ ही जाएगा ना। तो जो हमारी नसें होती हैं इस कारण फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर नसों के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है तो बाहर की तरफ दाब लगाएगा। तो जो नसें में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वह बाहर की तरफ चला जाता है। इसके कारण जो क्या होती है कि नसें फट जाती हैं। नसें फटने के कारण जो खून निकलने लगता है। और इसी का अगर हम उल्टा करें, जब हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा समुद्र के नीचे जाने पे हमारे वायुमंडल का विभिन्न प्रकार की मंडलें जो हैं उनका दाब, प्लस जब हम जाएंगे समुद्र जल में तो इन जलों का भी दाब हमारे ऊपर जब लगेगा। आप देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं 5 प्रकार के वायुमंडल हैं, कुछ इस प्रकार समझिए। इन वायुमंडलों का दाब प्लस ये जल का दाब, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे और अधिक जल का दाब, मतलब कि इनमें हमारे ऊपर जो किताबें हैं इनका बोझ बढ़ता जा रहा है। जब बोझ बढ़ेगा तो क्या होगा, हम पे बहुत ज़्यादा दाब लगेगा। जब दाब लगेगा तो क्या हम सहन कर सकते हैं? मतलब कि जो बाहर से बहुत अधिक दाब लग रहा है, अंदर से बहुत हम अंदर से हमें जो हमारा अंदर का जो दाब लग रहा है वो कम होता जाता है। इस प्रकार जो एक लिमिटेशन के बाद समुद्र के अंदर जाना संभव नहीं हो पाता है। अगर जैसा कि जब हमारा अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि समुद्र की खोज के लिए कि अंदर किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, तो उन्होंने एक मशीन को भेजा था, एक यंत्र को भेजा था। तो वहाँ पे 2 व्यक्ति को अंदर बैठाया गया था और उनको इस प्रकार से जो यंत्र है इस प्रकार से निर्मित किया गया था कि वो आपको देखने को मिल जाएगा इस बहुत ही अधिक मोटी परतों से, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा मिल जाएगा आपको, बहुत अधिक मोटी परतों से बना था और जो शीशे की लेयर है, ताकि तभी ना हम बाहर के वातावरण को देख सकते, क्योंकि बाहर हम निकल के तो वहाँ पे जाके देख नहीं सकते कि किस प्रकार का वातावरण है। जो भी देखेंगे उसके अंदर भी बैठ के देखेंगे ना, तो इसीलिए पारदर्शी शीशे का प्रयोग किएगा। और वही शीशे सबसे अच्छे क्वालिटी के शीशे का यूज़ किया गया था, और वह शीशा जो है 2-3 लेयर में लगाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर एक शीशा चटक जाता है अत्यधिक दाब के कारण, तो दूसरा जो शीशा है वह जो अंदर बैठे लोग हैं उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सेफ्टी के लिए लगाया गया था। और एक समय ऐसा भी आया था कि जब वह जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ें, जो उनके उस यंत्र में बैठे थे, तो जब बढ़ें तो कुछ समय बाद आने पे एक शीशा जो चटक गया और उसके बाद दूसरा शीशा जो था सेफ था।
जो बाहर के वैज्ञानिक लोग उनको भेजे थे, उनसे कनेक्शन बनाए हुए थे और उनको बोला कि वह वापस चले आएँ, लेकिन जो उनमें बैठे थे उनको यह खोज करना था, इस कारण वह मना कर दिए। लेकिन जब वह लास्ट में वहाँ पे जब नीचे पहुँचते हैं, लास्ट में जो सतह जो हमारा महासागरी है उसकी सतह पे पहुँचते हैं, तो दूसरे शीशा भी जो दूसरा शीशा सेफ तो रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है जैसे ही उनका यंत्र जब महासागर के तल पे बैठता है, तो वहाँ पे जो महासागरीय तल है वहाँ पे अत्यधिक धूल जो अवसाद हैं वह ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और वहाँ पे जो जलीय क्षेत्र होता है अत्यधिक धुंधला हो जाता है, जिस कारण उनको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने में समस्या हुई और फिर बाद में वैसे वापस तो चले आए। तो आप समझ सकते हैं कि नीचे जाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी जीव जंतु पाए जाते हैं। उसी के अनुरूप वह अपने आप को ढाल लिए हैं, जिस कारण उनका जीवन संभव है। लेकिन एक मानव को जाने में कितनी समस्या हो सकती है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यह जो आपको मैंने बताया यह यूट्यूब पे भी मौजूद है, आप ओपन करके देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आता है, हमने तो कहानी आपको बताने लगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट दिया है। बोल रहा है कि चाँद पर वायु नहीं है, अतः वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पे जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक लेके जाते हैं, जिस पहन कर जाते हैं। वे इस पोशाक के माध्यम से अगर वह पोशाक ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो रक्त शिराएँ होती हैं फट जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री को रक्त स्रावित हो सकता है, जैसा कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस प्रकार यह स्रावित होता है। उसके बाद आता है पवन। पवन क्या है? यहाँ पे देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है, जिसको हम कहते हैं पवन। यह पवन होती है क्षैतिज रूप में गति करती है। आप जानते होंगे कि यह पवनें जब धीरे धीरे चलती हैं तो ठीक है, और धूल कणों को उड़ाती हैं, ये तो इतना ठीक है। लेकिन जब इनकी जो गति होती है अत्यधिक तेज हो जाती है, तो तेज होने के कारण क्या होती है, विपरीत बल लगाती हैं। जैसा कि आप कल्पना क्या कीजिए, अपने जीवन लाइफ में पीछे की तरफ जाइए। मान लीजिए आप गर्मी के दिनों में स्कूल जाते होंगे साइकिल से, और जब आपके अनुकूल दिशा में जब पवनें चलती होंगी तो आपकी साइकिल तो बहुत तेज़ चलती होगी, ऐसा आप महसूस किए होंगे। लेकिन जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो पवनें होती हैं आपके विपरीत चल रही हों, तो आपको 1 घंटे का रास्ता कितने घंटों में तय करना होता रहा होगा, आप जानते होंगे अच्छे प्रकार से, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस प्रकार इसकी कल्पना कर सकते हैं। और यह जो पवनें होती हैं, यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट लिखा है। जो पवन का नाम है, जहाँ से आती है उसी के नाम पे उसका नाम पड़ता है। जैसे पश्चिम से जो पवन आती है उसको क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। जिस तरफ से पवन आती है उसी के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। अगर पूरब से आती हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्वा पवन। पूर्वा पवन कहते हैं। और यह पवन जो होती हैं 3 प्रकार से विभाजित की गई हैं। आप आगे देखिए, एक आपको देखने को मिलेगा अस्थायी पवन होती हैं, दूसरा होती है मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। यह क्या होता है, तो आइए हम पढ़ लेते हैं। जो स्थानीय पवन होते हैं, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो हैं अस्थायी पवनें होती हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ठीक है। जो मौसमी पवन होती हैं क्या होती हैं, ये पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे कि भारत में मानसूनी पवन होती है, ये ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। स्थानीय पवनें क्या होती है, यह पवनें जो होती हैं क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में लू आप तो जानते होंगे कि अभी जैसे कि हमने आपको अपने जीवन की लाइफ में, अपने ही लाइफ में पीछे की बातों को अच्छे से समझाया कि किस प्रकार। तो यही घटना है जो लू है, यह क्या है, स्थानीय पवन है। किस क्षेत्र विषय में, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन हमारे जो भारत में लू के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यह कुछ डायग्राम दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको। आप देखिए यहाँ पे यह 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और उसके बाद 23.5 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस हम बोल रहे हैं, 23.5 डिग्री है उत्तर, और उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में है। तो यहाँ पे क्या होंगी, व्यापारिक पवन होती हैं। यह उत्तरी व्यापारिक पवन है, कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। और नीचे आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी व्यापारिक पवन, इस प्रकार है। यह
जो होती हैं भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा कि उपोष्ण उच्च दाब वायु दाब, यहाँ पे जो होता है लो प्रेशर बनता है, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। उसके बाद ऊपर देखने को मिलेगा आपको हाई प्रेशर, यह उपोष्ण उच्च दाब का अक्षांश है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पछुआ पवन, जो कि 35 से 60 डिग्री है। इनमें यह जो उपोष्ण से निम्न दाब की ओर इस तरह से चलती हैं, कुछ इस प्रकार है। उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे नॉर्थ वाला ध्रुव है, पोलर है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे चक्रवात के बारे में बताया कि जो एक विशेष प्रकार का चक्रवात आया था, जो कि भारत में आया था, उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी से यह उत्पन्न हुआ था। और विभिन्न प्रकार की घटनाएं यहाँ पे देखने को मिली। अधिक पौने तेज चली वर्षा हुई, और जन धन की हानि, व्यापक जन धन की हानि हुई। तो मतलब कि उस समय जो ये चक्रवात आया था उससे क्या घटना घटित हुई थी, किस प्रकार समस्या उत्पन्न किया था, इसके बारे में बताया है। लेकिन यह चक्रवात का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चक्रवात को समझना है कि यह क्या होता है, इसका नाम कैसे पड़ता है, कैसे बनता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कि कब यह बनता है, कहाँ बनता है, और इन सब को जानना है तो हम एक वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता के बारे में दिया है। आर्द्रता क्या होती है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। जो हमारी पृथ्वी पर जो जल है वहाँ से जब जल वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन के ऊपर की तरफ उठता है, इसको बोलते हैं आर्द्रता। और जब यह जल वाष्प जो होती है अत्यधिक हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वायु गर्म होती है और जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, और यह जो जलवाष्प ऊपर की तरफ जब उठती है तो ऊपर एक सीमा ऐसी आती है, यह संघनित होने लगती है। संघनित होने के कारण यह क्या करती है, बादल बनाती है। जब बादल बनेंगे, इनमें बादल यानी जो नमी होती है इनमें इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आता है कि इसको वह स्वयं रोक नहीं पाती है, और रोक नहीं पाने के कारण यह वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है और वर्षा होती है। इसी प्रकार यह योगदान देता है जलवाष्प वर्षा कराने में। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे कुछ वर्षा दिया गया है, वर्षा के प्रकार दिए गए हैं। पहला संवहनी वर्षा, यह क्या होता है, तो यह आपको देखने को मिलेगा कि संवहनी वर्षा जहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है, गर्म वायु ऊपर उठती हैं। संघनन होता है, बादल बनता है। बादल बनने के बाद जब इनमें यह स्वयं को यहाँ पे मतलब कि जो गर्म वायु होती हैं, मतलब जो नम वायु होती हैं, यह रोक नहीं पाती है और ये क्या करती हैं, वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती हैं। इससे वर्षा होती है। और यह वर्षा आपको संवहनी वर्षा अधिकतर देखने को मिल जाएगी। यह विषुवत रेखा पे होती है, और विषुवत रेखा पे होती है, जिसको आप देखने को मिलेगा विषुवत रेखा पे 4 बजे की वर्षा भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमेशा 4 बजे वर्षा होती है। उसके बाद आता है पर्वतीय वर्षा। मान लेते हैं यह सागर है। सागर में जो सागर है गर्म हुआ, जलवाष्प में परिवर्तित हुआ। जलवाष्प में परिवर्तित होने के कारण यह जो आर्द्र वायु हैं ऊपर की तरफ उठी। अब मान लेते हैं रास्ते में पड़ गया पहाड़, पर्वत पड़ गया। अब इस एक के पर्वत के सारी ये ऊपर की तरफ उठ गई। जब ऊपर उठे तो एक समय ऐसा आ गया तो यहाँ पे इनमें नमी मात्रा अधिक हो जाएगी, और उसके बाद यह वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। यहाँ पे तो इस साइड में वर्षा होती है, परंतु यहाँ पे वर्षा इस साइड वाले भाग में वर्षा नहीं होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट छाया प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद आता है चक्रवाती वर्षा। यह क्या होता है, मान लेते हैं कि एक तरफ से ठंडी वायु है, दूसरी तरफ से गर्म वायु है। ठीक है, जिसको हम वाताग्र नाम बोलते हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र विकसित होगा उसको हम वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ से ठंडी वायु आई, यहाँ से गर्म वायु आई। ठंडी वायु का क्या गुण होता है कि ये नीचे की तरफ अवतलित होती हैं। गर्म वायु का गुण होता है कि ये ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जैसे ये नीचे ठंडी वायु आई, ये नीचे की तरफ दब गई। जो गर्म वायु आती है ये इसी के सहारे ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठेगी तो एक समय ऐसा आ गया, यहाँ पे बादल बनेंगे, बादल बन के यहाँ पे वर्षा करेंगे। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं।
मैंने तो आपको अच्छे से बता दिया सब। इसके बाद आगे देखते हैं। जो वर्षा होती है, वर्षा के दूसरे रूप में हिम, सहिम, वृष्टि, ओला के रूप में भी जो जल होता है, जलवाष्प का, यह जल नीचे आता है, इन विभिन्न प्रकार के रूपों में आता है। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास का प्रश्न, जिसको हमें करना ज़रूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो पहला पूछा है प्रश्न कि वायुमंडल क्या है, इसको आप बता सकते हैं। वायुमंडल का एक भाग किन दो गैसों से बना है, तो ऑक्सीजन से बना और प्लस नाइट्रोजन से बना है, आप इसको देख सकते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस को हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं, आप बता सकते हैं। मौसम किसे कहते हैं, यह परिभाषा आप बता सकते हैं, मैंने आपको बताया। वर्षा कितने प्रकार की हो, 3 प्रकार की होते हैं, इनका नाम बताना है। वायुदाब क्या है, यह भी बताना है, मैंने आपको अच्छे से बताया, प्लस एग्जाम्पल के साथ बताया आपको। उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। गैस पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। मध्यमंडल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानव के लिए कोई विशेष प्रकार की मंडल नहीं हो पाती है। वायुमंडल भी नहीं होगा। क्षोभ मंडल, यहाँ पे सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिस कारण पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सा बादल विहीन है। क्षोभ मंडल में तो पाई जाती है, संताप मंडल में भी पाई जाती है, लेकिन मध्य मंडल में आपको देखने को मिलेगा एकदम ना के बराबर। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है तो हम इसको ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर इन दोनों से तो ऊपर ही ये मंडल पाया जाता है। यहाँ पे जलवाष्प मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, तो ना के बराबर यहाँ पे पाया जाता है। इसको ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, घटता है। उसके बाद जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पे आती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। फिर उसके बाद मिलान दिया है तो व्यापारिक पवन है। लू क्या होता है, लू यह स्थानीय पवन है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आता है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन कौन सा हो सकता है, सूर्य की किरणों से होता है, नहीं, ये नहीं होगा। जो व्यापारिक पवन है स्थानीय पवन है, ये वाला होगा। और मानसून क्या है, मानसून मौसमी पवन होता है। और पवन क्या है, पवन की क्षैतिज जो होती है गति होती है, यह क्या है, ये वाला, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रश्न दिया है, कारण पूछा है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है, आपको इसको बताना है। फिर बोला कि भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर जाने पर आतपन की घटना घटती जाती है, क्यों? आतपन क्या है, वही सूर्यतप के बारे में पूछा है कि ऊपर जाने पे यानी कि ध्रुव की तरफ जाने पे यह घटता क्यों है, इसको बताना है। तो हमने आपको बताया था। आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, खैर कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर जो भी हमारे चैनल पे नए जो मेंबर्स हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप तक वह डायरेक्ट पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसका। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।